हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट एस्ट्यूट। अभी तक हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा क्लास 9th चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हम उस चैप्टर का रैपिड रिवीजन करेंगे और साथ में ही करेंगे कुछ उसके न्यूमेरिकल्स भी। तो हमने सबसे पहले पढ़ा उस चैप्टर का मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। मतलब जिसका भी मास और है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर सके उसे कहते हैं मैटर। हर तरह का मैटर बना है एटम से। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन केमिकली। मतलब ऐसा पार्ट जिसे हम आगे और नहीं तोड़ सकते। और उसके बाद इन्हीं चीज़ के लिए बहुत सारी थ्योरीज बनी। उन थ्योरीज में काफ़ी सारे ऋषि मुनि आए, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी, लेकिन उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए लेवोजियर थे, एंटोनी एल लेवोजियर। उन्होंने 2 लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन के। उन 2 मेन लॉज को, एक फर्स्ट लॉ था जिसमें था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका मतलब था कि मास ना तो बनता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो जो भी मास ऑफ रिएक्टेंट स्टार्टिंग में होगा, रिएक्टेंट्स का मास होगा, वही एंड तक रहेगा, मतलब वही मास प्रोडक्ट्स का भी रहेगा। फिर दूसरा लॉ दिया गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस लॉ को स्टेट किया प्राउस्ट ने। उसने कहा किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट्स जो होंगे वो हमेशा ही एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे बाय देयर मास। इसके बाद इन सभी की थ्योरीज को इकट्ठा करके आगे डाल्टन आए। डाल्टन ने सारी थ्योरीज को मिलाकर एक पर्टिकुलर थ्योरी बनाई जिसको कहा गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो मोस्ट अप्रूव्ड थ्योरी मानी गई कि सभी मैटर जो हैं टाइनी पार्टिकल्स एटम से बने हैं। एटम्स हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं जो ना कि क्रिएट हो सकते हैं ना डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एटम्स जो हैं किसी भी एलिमेंट के, वो अगर वो एलिमेंट है सेम है तो उसके मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सभी एटम्स की सेम होंगी। पर अगर एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, मतलब एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, तो उनके एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। एटम्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन करते हैं और वो रेशियो स्मॉल होल नंबर्स में होनी चाहिए और ना कि किसी फ्रैक्शंस में, और वो सब मिलकर बनाएंगे कंपाउंड्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। और फिर उन्होंने लास्ट बताया कि रिलेटिव नंबर और काइंड्स एटम्स के हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। मतलब ना तो उस एटम में, किसी भी कंपाउंड में कोई भी एटम है, ना तो वो बदल सकता है, ना ही उसका नंबर बदल सकता है, ना ही काइंड बदल सकता है। लाइक अगर H2O है तो हम ये नहीं कह सकते कि आज H2O में 2 H और 1 ऑक्सीजन है, कल को हम वाटर के लिए कहें कि H की जगह हम C लगा दें, C2O लगा दें, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। उसमें हमेशा ही 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही रहेंगे। उसके बाद पर इतनी अच्छी थ्योरीज देने के बाद भी कुछ ड्रॉबैक्स रह गई उसमें। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने बोला कि एटम जो है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, पर अब तो सभी जानते हैं कि एटम जो है वो डिविजिबल है। वो आगे और सब पार्टिकल से बना है, जैसे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। और दूसरी बात उन्होंने बोली थी कि एटम्स जो है सेम एलिमेंट के, उनका मास भी सेम होना चाहिए। पर अब तो आइसोटोप्स भी पता है, तो जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है। मतलब वो एलिमेंट तो एक ही रहता है पर उनके मासेस अलग हो जाते हैं। इन सब बातों के कारण डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी वो थोड़ी सी पीछे रह गई। फिर हमने एटम्स के बारे में डिटेल में पढ़ा कि एटम्स होते क्या हैं, एटम्स कंबाइन कैसे करते हैं, एटम्स का साइज कैसा है, क्योंकि एटम का साइज बहुत ही छोटा है। एटम का साइज जो है वो 10 नैनोमीटर के इक्वल 1 मीटर काउंट किया गया। एटॉमिक रेडियस नैनोमीटर में काउंट की गई। तो और उसके बाद उनके सिंबल्स बनाए गए। सबसे पहले डाल्टन ने ही सिंबल्स बनाए, पर डाल्टन ने सिंबल्स बनाए थे
एक डेफिनेट क्वांटिटी लेकर कि एक एलिमेंट के लिए एक उसका एटम लेकर उससे उसने सिंबल्स बनाए। फिर उसकी जगह पर बर्जीलियस आया। उस बर्जीलियस ने सजेस्ट किया कि अगर हम सिंबल्स जो एलिमेंट्स के वो हम किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल से उसके फर्स्ट 2 लेटर्स से नेम के उन सिंबल्स को बना लेना चाहिए। जैसे कैल्शियम है तो उसका फर्स्ट 2 एलिमेंट्स फर्स्ट नेम के फर्स्ट 2 सिंबल्स ले लीजिए, जैसे Ca और उससे बन गया कैल्शियम। फिर उसके बाद नेम्स जो थे एलिमेंट्स के वो अलग अलग प्लेस से, कलर से, मतलब अलग अलग जगह से लिए गए थे। आजकल तो IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वही सारा काम कर देता है, वही अप्रूव करता है एलिमेंट्स के नेम को, सिंबल्स को, यूनिट्स को। पर पहले अलग अलग जगह से ढूंढा गया। फिर आया एटॉमिक मास। एटॉमिक मास प्रपोज किया डाल्टन ने, और मास क्या था? किसी भी एलिमेंट के में जो भी एटम का मास है उसे बोला गया एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया एटॉमिक मास यूनिट में, जो कि एटॉमिक मास यूनिट को कहा गया क्वांटिटी ऑफ मास विच इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। मीन्स एक जो एटम की जो भी 1 AMU या यू भी कहते हैं, अब यूनिफाइड मास कहा जाता है, वो 1/12 होगा कार्बन के एटम, कार्बन C12, मतलब कार्बन के 12 वाले आइसोटोप के मास का 1/12 होगा। तो एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं? एटम्स जो है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, उनके एटम्स जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एटम्स को एग्जिस्ट करने के लिए या तो मॉलिक्यूल बनाने पड़ते हैं या आयंस बनाने पड़ते हैं। तो मॉलिक्यूल्स और जो आयंस हैं वो आपस में जुड़कर लार्ज नंबर ऑफ मैटर बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे एटम जो है, अगर वो मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल जो है वो है ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। मतलब कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जब आपस में मिल जाते हैं किसी भी अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, तो उसे बना एक मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट या कंपाउंड का, जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में कैपेबल है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, मतलब वो आराम से रह सकता है। लाइक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है खाली H रहना मुश्किल है, पर अगर वो H2 बन गया, मॉलिक्यूल बन गया, तो वो आराम से रह सकता है। और मॉलिक्यूल ही है जो किसी सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है। उसके बाद आई एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी में क्या बताया गया? मतलब कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने एटम हो सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में, चाहे वो एलिमेंट है चाहे कंपाउंड है, उसके मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। अगर उसमें एक होगा तो वो होगा मोनो एटॉमिक, 2 होंगे तो डाई एटॉमिक, 3 होंगे ट्राई एटॉमिक, 4 टेट्रा एटॉमिक, और उससे भी ज़्यादा हुए तो पॉली एटॉमिक। एटम्स जो है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो ज्वाइन करके उन्होंने बनाए मॉलिक्यूल्स। फिर आए आयंस। आयंस क्या थे? चार्ज स्पीशीज ऑफ चार्ज स्पीशीज। और इन चार्ज स्पीशीज को बोला गया, किसी भी एलिमेंट की चार्ज स्पीशीज ये 2 पार्ट तरह की हो सकती थी, एक कैटायन और एक एनायन। अगर किसी ने अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो बन गया कैटायन, और अगर उसने दूसरे ने उससे ले लिए तो वो बन गया एनायन। देने वाला महान, तो उस पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो कैटायन बन गए पॉजिटिव, और लेने वाला हो गया नेगेटिव, तो उसे कहा गया एनायन, नेगेटिव चार्ज। तो उसके बाद फिर आए पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन में क्या था कि कोई भी ग्रुप ऑफ एटम्स जो भी चार्ज जिन पे हो उन्हें बोला गया पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉली मीन्स ज़्यादा, एटॉमिक मतलब एटम्स, मीन्स एक से ज़्यादा एटम्स, 2 या 3 या 4 या 5 जितने भी, और उनके ऊपर कोई चार्ज होना, तो पॉली एटॉमिक आयन। तो ये बन गए पॉली एटॉमिक आयन। इसके बाद आए केमिकल फॉर्मूला। हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला।
अब हमने पढ़ा था कि केमिकल फॉर्मूला जो है उनको कैसे लिखा जाए। केमिकल फॉर्मूला लिखने के मैंने आपको कई तरीके भी सिखाए थे कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या करना है, हमें कैटायन को लेफ्ट साइड पे रखना है, एनायन को राइट साइड पे रखना है और वैलेंसी नंबर्स लिख के उन्हें क्रिस क्रॉस कर देना है। तो इससे बनेंगे हमारे क्या बनेंगे, इससे बनेंगे हमारे फॉर्मूला। जैसे कि अगर हमने लिखना है निकल सल्फाइड, अब निकल सल्फाइड में जो निकल और सल्फाइड, अगर मैं कहूँ कि निकल जो है, निकल का क्या सिंबल होता है, निकल का सिंबल है Ni। तो अगर मैंने निकल का सिंबल Ni ले लिया तो निकल के लिए Ni एंड निकल के लिए Ni एंड सल्फाइड के लिए S। अब हमें इन सबके नंबर भी वो भी पता होने चाहिए कि इनके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा। ये हम ऊपर टेबल से याद कर सकते हैं। कौन सी टेबल से, जो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में दिखाया हुआ है। देखिए निकल तो Ni पता ही है, और सल्फाइड के लिए हमें ये देखना है सल्फाइड का है, हाँ ये है सल्फाइड, दिस वन। सल्फाइड पे क्या चार्ज है, S2 नेगेटिव। अब निकल होता है 2 पॉजिटिव। दैट मीन्स अगर हम निकल को यहाँ पर चलते हैं, निकल पर लगाएंगे हम 2 पॉजिटिव चार्ज और सल्फाइड पर लगाएंगे 2 नेगेटिव चार्ज। हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की। ये अंडरस्टूड है कि जो पहले लिखा गया वो पॉजिटिव चार्ज है, बाद वाला नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये इसको देगा और ये इसको देगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब Ni के पास हो गए 2 और सल्फर के पास भी आ गए 2। तो अब ये 2 और 2 की रेशियो कट होने के बाद ये क्या बन जाएंगे, NiS। तो ये बन गए NiS, क्योंकि ये 2 और 2 की रेशियो क्या बन गई, 1:1। ओके, इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। अगर ये कुछ बड़ा नंबर हो, लाइक अगर हमारे पास आ गया एल्यूमिनियम नाइट्रेट। अब एल्यूमिनियम नाइट्रेट में क्या करेंगे, एल्यूमिनियम का है Al और नाइट्रेट के लिए क्या होगा, O। ये भी होना चाहिए सिंबल में हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल और दूसरा वर्ड स्मॉल। एल्यूमिनियम और नाइट्रेट क्या होता है, NO3 2 नेगेटिव। तो NO3 नेगेटिव, सॉरी, अगर NO3 नेगेटिव लगा देंगे दैट मीन्स ये हो गया 1 और एल्यूमिनियम होता है 3 पॉजिटिव, यानी इसका 3। तो इसके पास जाएगा 3 और इसके पास 1। तो हम क्या करें, Al को 1 लिख दिया, 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, पर क्योंकि ये पूरा NO3 के पास 3 जाएगा तो हम इस पूरे NO3 को ब्रैकेट में लिखेंगे और बाहर लिख देंगे 3। ओके, तो इस तरह से हम फॉर्मूले आराम से बना सकते हैं, जितने मर्जी, बस आपको एक टेबल याद रखने की ज़रूरत है। फिर आते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। अब मॉलिक्यूलर मास तो उससे भी आसान था कि जितने भी एटम्स हैं उनको, उनके एटॉमिक मासेस को प्लस करो किसी भी सब्सटेंस में और बना दो एक एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। जैसे आपने H2O का बनाया था, ये आपके पास एग्जाम्पल है। H2O का आपने कैसे बनाया कि आपने ये पानी का जब भी बनाना था, हाइड्रोजन के पास से 2 और आपने हाइड्रोजन के 2 लिए और ऑक्सीजन का 1 था। तो हाइड्रोजन का मास क्या होता है, हाइड्रोजन का मास होता है H का 2, हाइड्रोजन का मास है 1, लेकिन इसमें क्योंकि 2 थे तो हमने 1 × 2 किया और ऑक्सीजन का मास है 16, तो उनको टोटल प्लस कर दिया तो बन गया हमारा वाटर का 18 यूनिट। अब अगर मैं और भी कुछ बनाना चाहूँ, जैसे मेरे पास है NH4NO3, थोड़ा बड़ा हो गया है ना, अच्छी बात है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, नाइट्रोजन होता है 14,
इसका मास। और हाइड्रोजन का क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके नीचे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, प्लस अगेन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या है वही सेम यानी 14। अब ऑक्सीजन क्या है 16, ऑक्सीजन है 16 और क्योंकि उसके नीचे 3 है तो मल्टीप्लाई 3, तो हमारा टोटल क्या बन जाएगा, सबको 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 48, तो क्या बना 80 यूनिट। तो ये हो गया हमारा मास। इसी तरह से आप किसी भी तरह का मास निकाल सकते हैं। अब एक बड़ा सा और करते हैं, थोड़ी और अच्छी पता लगेगा आपको। अगर आपको निकालना हो Al2SO4 थ्राइस, अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा हो गया। अब आप लोग कहोगे ये कैसे निकलेगा, लेकिन ये निकालना उससे भी ज़्यादा आसान हो गया। कैसे, एल्यूमिनियम का मास क्या है, एल्यूमिनियम का मास होता है 27। आपको सारे मासेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर हम पहले 20 के ही मास याद रखते हैं और हम उसके बाद पहले 20 एलिमेंट्स के, और ज़्यादातर हमें दे दिए जाते हैं बाकी के मासेस। तो एल्यूमिनियम का मास है 27, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि इसके पैरों में 2 है, प्लस अब क्योंकि इस पूरी ब्रैकेट के बाहर 3 है तो हम इस पूरी ब्रैकेट के बाहर 3 लिख लेंगे और ब्रैकेट के अंदर SO4 का मास लिखेंगे। S का क्या है सल्फर होता है 32 एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आप सबको पता है 16 इंटू 4। ओके, तो जब हम इन सारों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका एटॉमिक मास। इसका क्या मास आ जाएगा 342 यूनिट्स। ठीक है जी, 27 इंटू 2, ओ यहाँ पर 1 लिखा गया जबकि ये 27 इंटू 2 ही था, तो इसलिए ये आपका आराम से मास निकल आएगा। जो भी नीचे दिया गया पॉलीएटॉमिक आयन के उसको इस अंदर वाले पूरे के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ किसी एक के साथ नहीं करना। और अगर इसी को हम फॉर्मूला यूनिट लिखते हैं, फॉर्मूला यूनिट वर्ड यूज करेंगे तो हम उसको बोल देते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है जी, तो अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, सबसे हमारा इंपॉर्टेंट थिंग जिसे हमने बोला मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को समझने के बहुत छोटे से तरीके हैं। मैंने आपको बताया था कि मोल के लिए 3 फॉर्मूले याद कर लो, एवोगैड्रो नंबर याद कर लो। एवोगैड्रो नंबर क्या था, एवोगैड्रो नंबर था 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस नंबर को याद कर लो और इसी के साथ 3 फॉर्मूलाज ये वाले याद कर लो। अगर आप ये 3 फॉर्मूलाज याद करते हो तो आपके पास हर तरह के क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। जैसे अगर आपने, अब कैसे हम इनसे प्रॉब्लम्स करें, इसके लिए कुछ शॉर्टकट्स बस यही है कि ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। तो मान लीजिए आपके पास पहले है कि आपने कोई भी, आपके पास मास दिया गया है और आपने मोल्स निकालने हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं जिसे n से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन। अब नंबर ऑफ मोल्स इन 16 grams, number of moles means n, 60 grams means it is mass given in grams, so given mass is 16। और आप सभी जानते हैं कार्बन का मोलर मास कितना है, कार्बन का मास क्या है, कार्बन का मास है 12। तो इसे सिंपल डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 5 मोल्स। मीन्स आपने इजीली इससे अपना निकाल लिया है मोल्स। इसके साथ अगर इसी तरह से आप और भी कोई निकाल सकते हैं, लाइक 90 grams ऑफ वाटर। इफ यू वांट टू फाइंड n फॉर 90 grams ऑफ वाटर, अब क्या क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए n इज इक्वल्स टू m अपॉन m। अब
स्मॉल m क्या है, जो ये दिया गया है, यानी 90। कैपिटल M क्या है, इसका मास यानी कि 18 ग्राम, तो ये बन गया 90/18। 90/18 यानी कि कितना आ गया आंसर इसका? इसका आंसर आया 5 मोल्स। ओके, उसके बाद आया सेकेंड थिंग, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं 90 ग्राम्स ऑफ वाटर में। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी के भी निकालने हैं, तो हम नेक्स्ट वाला काम कर लेते हैं। जैसे मैंने निकालने हैं 90 ग्राम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स N0, हमें N0 निकालना है फॉर 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास मास है, तो मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया, कौन सा, कि m/m इज इक्वल्स टू n/n0, राइट। अब आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ओनली n and नॉट इज एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो अब आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि m कितना है, नंबर ऑफ मोल्स। आपने फर्स्ट टाइम में पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए अगर आप चाहें तो। नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, m/m, तो m/m यानी कि 90/18 and n is, we want to find n and Avogadro number n0, that is equals to 6.022 into 10⁻23। तो इससे आप आराम से निकाल सकते हैं, ये तो आपने पहले ही निकाल दिया था 5, राइट। तो n is equals to 5 multiply this, तो क्या आंसर आ जाएगा, 3.011 multiply 10⁻24 atoms। इसके बाद अगला वाला क्या तरीका हुआ, अब अगर वो कहते हैं कि आपको नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालने हैं इन अ गिवन नंबर ऑफ मोल, जैसे ये थर्ड टाइप हो गया कि अगर आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स निकालने हैं किसी भी नंबर ऑफ मोल में, लाइक यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स लाइक n in 0.02 मोल ऑफ कार्बन। अब इसके लिए हमें क्या, हमारे पास क्या क्या है, हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं डायरेक्टली। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वो हमारे पास 0.02, n हमें निकालना है, n0 हम पहले से ही जानते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आंसर बनेगा n इज इक्वल्स टू 0.02 into 6.022 into 10⁻23। That means our answer is 1.204 into 10⁻22 atoms। Okay, and the last thing is टाइप 4 टाइप की प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें मास फाइंड करना है, mass of an atom or molecule। Like for example, this is the last example for this। अगर आप ये सारे एग्जाम्पल सीख जाएंगे तो आप मोल कंसेप्ट से इजीली हर न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। अब लास्ट है कि आपको मास फाइंड करना है, किस चीज़ का, आपको मास फाइंड करना है 20 वाटर मॉलिक्यूल्स का। अब 20 वाटर मॉलिक्यूल्स का मास कैसे फाइंड करेंगे, कि आपको पता है कि मास जो है वाटर का कितना है, कैपिटल M फॉर वाटर, दैट इज 18 ग्राम। अब आपको मास निकालना है 1 वाटर मॉलिक्यूल के लिए, तो आप क्या यूज करेंगे, M हमारे पास कैपिटल है में 18 और एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, तो और क्योंकि इसमें नंबर कितने हैं टोटल 20, ये तो 1 वाटर मॉलिक्यूल का है,
1 वाटर मॉलिक्यूल का तो ये आ जाएगा, और अगर आपने इसको 20 के लिए निकालना है तो इसका जो भी आंसर आएगा उसे 20 से मल्टीप्लाई कर दो। लाइक इसका आ गया 2.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, और अगर आपने 20 के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो। लाइक दिस। ओके, तो आई होप अब आप ये मोल कंसेप्ट भी अच्छे से समझ सकते हैं इसको देखकर। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ मैसेज कर सकते हैं। और अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको ये पसंद आई है, अभी तक का ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो, पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, and also check out our Insta account. Link given in our description. Thank you.